चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कुलपति संघ की ओर से उद्यानिकी फसलों के संरक्षण विषयक आयोजित 16वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कृषि उद्यानिकी के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को देश में रासायनिक रहित कृषि के लिए वातावरण निर्माण किए जाने की जरूरत है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से रोग ही नहीं बढ़ रहे बल्कि धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया। साथ ही पानी बचाकर उसके निर्माण के लिए भी देश भर में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी से होने वाली फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास और प्रदेशवासियों का कल्याण ही राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस ध्येय की पूर्ति में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अहम भूमिका है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को समर्पण भाव के साथ में जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। सीएम ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा संभाग के विधायकों के साथ में पिछले बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन और आगामी बजट की तैयारियों से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ में चुनकर भेजती है। ऐसे जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उधर जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ में बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें और इसके लिए जिला प्रशासन के साथ में निरंतर बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी लें। उन्होंने साथ ही कहा कि इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों से बजट घोषणाओं के विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृत जमीन आवंटन और प्रगतिरित कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विधायकों से कहा कि आमजन के कल्याण और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जनहित के विकास कार्यों की सूची बनाकर भेजें ताकि इन्हें आगामी बजट में शामिल किया जा सके। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों को मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के संचालन, अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना और खेलो इंडिया अभियान की तैयारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कार्य योजनाओं और नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर भी निर्देश दिए। उधर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में जोधपुर और फलौदी जिले की विभागीय समीक्षा बैठक डिस्कॉम मीटिंग हॉल न्यू पावर हाउस में आयोजित हुई और बैठक में विभाग की वर्तमान गतिविधियों और जल जीवन मिशन अमृत 2.0 योजना सहित विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर कोने में आमजन तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से साथ ही अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ में करें और उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार और पेयजल समस्याओं को समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयासरत और इसके लिए आमजन के पैसे का सदुपयोग होना। और जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित कार्य
निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारी की समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए आनन फानन में 17 नए जिलों की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, गहलोत ने जिस दूदू को 3 माह पूर्व नगर पालिका बनाने की घोषणा की, उसे सिर्फ अपने चहेतों को खुश करने के लिए 3 माह के बाद जिला बना दिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल तक सत्ता के संघर्ष में लगे रहे, अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों के चक्कर लगाते रहे और चुनावी साल में आने वाली सरकार की चुनौती जो है खड़ी करने के लिए बिना किसी प्लानिंग के जिलों की घोषणा कर दी। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता पिछले 1 साल से जनता के बीच में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार एक के बाद एक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का काम कर रही है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले विधायकों को खुश करने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा कर दी थी। और इतना ही नहीं, गहलोत ने पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति तो गठित की, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद स्वयं राम लुभाया ने आश्चर्य व्यक्त किया था। इसका मतलब साफ है कि गहलोत ने समिति को भी अंधेरे में रखकर विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांटी थी, और ताकि उनकी अस्थिर सरकार को सहारा मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो है सभी जिलों की समीक्षा करने के बाद में भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता के में जो है समिति का गठन किया, मंत्रिमंडल की समिति बनाई और इनकी रिपोर्ट के बाद में कैबिनेट बैठक में 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही आपको बता दें कि समिति के साथ में बीजेपी सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या के आधार पर जनता की मांग को देखते हुए 41 जिले और 7 संभाग रखने का फैसला किया है। मैं अब आपको पता है सलूम्बर जिला है, हाँ। 3 विधानसभाएं सलूम्बर जिले में रहेगी और बांसवाड़ा में भी बराबर अनुपात बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बांसवाड़ा को किसने चेंज किया? बांसवाड़ा जिला है और सलूम्बर जिला है, ये कोई बात ही नहीं है। वो संभाग की बात कर रहे होंगे तो संभाग तो अब कोई आखिर समान अनुपात तो देखना चाहिए ना, समान अनुपात देखा नहीं और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया, सोच समझ के निर्णय लिया। वैसे राजनीति नहीं करना चाहिए। गहलोत साहब अब जो राजनीति कर रहे हैं, वैसे राम लुभैया जी ने इनको 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था और ये उस समय राम लुभैया जी ने खुद ने ये महसूस भी किया, बताया भी है। इन्होंने तो आनंद फानंद में दूध दे दिया। वो उस समय के जो विधायक थे नागर, उनको, वो निर्दलीय विधायक थे, उनको खुश करने के लिए वहां दे दिया। देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लुभैया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे,
जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, है ना। उनको खुद को आश्चर्य हुआ, यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था। तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। ऐसे देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो, और व्यवस्थित रूप से यदि करते, समान जनसंख्या के आधार पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर यदि जिले बनाते तो कोई जिले की समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो भी कैसे, जो आचार संहिता लग रही थी, चुनाव की सरकार उनके 5 साल पूरे होने लग गए और उसी समय उन्होंने एक दिन पहले ही अचानक 50 जिले की रिबड़ियां बांट दी। मैं सोचता हूं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और अब वो छिटाकशी कर रहे हैं हमारी सरकार पर। देखिए, हमारी सरकार ने एक अनुभवी एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को लगाया था, उस प्रशासनिक अधिकारी ने, और इसकी समीक्षा एक एक बिंदु पर समीक्षा करते हैं। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों को खत्म करना बीजेपी सरकार का जन विरोधी फैसला है। ये सीधे सीधे इन जिलों के विकास को रोक देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाली राज्य की बीजेपी सरकार के जन विरोधी फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले 1 वर्ष में बीजेपी की सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जिलों को खत्म करने का काम किया है। इसके अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी 9 जिलों को खत्म करने के फैसले का सड़क पर विरोध करेगी। भाजपा की भजनलाल सरकार की 1 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ गई। 9 जिले खत्म कर दिए, एक भी नया जिला बनाया नहीं, एक भी विकास किया नहीं, 1 रुपया खर्च किया नहीं, जनता को कुछ मिला नहीं, दवाई है नहीं अस्पताल में, फ्री दवा मिलती नहीं है, हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप पहले राशन में किट मिलता था, आपने किट बंद कर दिया। स्कूल में बच्चों को दूध मिलता था, 1 वर्ष से बच्चों को दूध नहीं मिला सरकारी स्कूल के बच्चों को। आपने सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। आप 2000 यूनिट तक हम किसान को बिजली फ्री देते थे, 0 बिल आता था। अब उस किसान को 800-1000 रुपए उसके लगने शुरू हो गए। यहां पर आपने जो नया कनेक्शन लेता है उसका बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, पानी के दाम आपने बढ़ा दिए। अब आप सब मनमानी पर आ गए। तो अब आपने 9 जिले खत्म कर दिए। सुन लीजिए, सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन होगा। और भाजपा की सरकार यही चाहती थी कि कोई ऐसा काम करने जिससे जनता आंदोलन पर उतर जाए और उनको कुछ नहीं करना पड़े। ये राजस्थान की जनता की पीठ में खंजर भोंपा है, और राजस्थान की जनता हमेशा याद रखेगी कि ये 9 जिले खत्म करने से राजस्थान का विकास रुक जाएगा। और प्रदेश की भजनलाल सरकार को विकास से, प्रदेश से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज ये जिले खत्म करके फिर जनता के अधिकार खत्म कर दिए, इससे जनता का और प्रदेश का विकास रुक जाए। उधर राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद में 9 जिलों को खत्म करने के जनविरोधी निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये बीजेपी के दोहरे चरित्र और प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण है। जूली ने कहा कि इसी वर्ष अगस्त के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए छोटे जिले बनाने की घोषणा की थी, और राजस्थान जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें बीजेपी की सरकार ने 9 जिले खत्म कर दिए हैं, और ये फैसला निंदनीय और जनविरोधी है। कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का कड़ा विरोध करती है और आने वाले दिनों में जो है सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी।
उधर ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा निरस्त 9 जिलों में 6 जिले पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग के विरोधी है। उन्होंने चुन चुनकर पिछड़े वर्ग से संबंधित जिले निरस्त कर इन जिलों के जनप्रतिनिधि और मतदाताओं का अपमान किया है। उधर गौतम सेवा ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 के कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास थे। इस अवसर पर विजय आचार्य, गंगा शहर सर्किल ऑफिसर पार्थ शर्मा, गंगा शहर थाना अधिकारी विक्रम तिवाड़ी और कोलायत परिमंडल अध्यक्ष जगदीश उपाध्याय, कोलासर सरपंच राधेश्याम उपाध्याय, हरिगोपाल उपाध्याय, सूरज उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि कैलेंडर विमोचन के अवसर पर नशा मुक्त समाज और शैक्षणिक उन्नयन विषयों पर चर्चा की गई। विधायक जेठानंद व्यास ने बेटियों को शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और युवाओं को नशे के दंश से बचाने का आह्वान किया और उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों को सराहा। साथ ही सीईओ गंगा शहर पार्थ शर्मा ने डिजिटल फ्रॉड और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी और गौतम सेवा ट्रस्ट के शिवदयाल वक्ष ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य सतत रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में संस्था और गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा 125 टन आटा वितरण करने और मतदाता जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी की जानकारी दी और इस दौरान रामदयाल पंचारिया, रमेश उपाध्याय, भंवरलाल साहू और शिव पढ़िहार, जनक उपाध्याय, सुमित जोशी, पवन जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उधर जिले के आसींद थाना क्षेत्र में करीब 9 साल पहले हुए मर्डर के मामले में जमानत से फरार हुए इनामी अभियुक्त उमेश कुमार मुंगड को जिले की स्पेशल टीम ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों तक डीएसटी ने अहमदाबाद में रहकर आरोपी की जानकारी जुटाई और उसे बर्तनों का होलसेल व्यापारी बनकर दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त 2015 को जिले के एमजी अस्पताल दिनेश खटीक निवासी मोड़ का निम्बाहेड़ा द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसके भाई कन्हैयालाल को षड्यंत्रपूर्वक घर में बुलाकर कोई संदिग्ध वस्तु खिलाकर गला दबाकर कृष्णा दरोगा उमेश मुंगड़ और कृष्णा के माता पिता रामेश्वर दरोगा ने हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर थाना सिंध ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी उमेश कुमार मुंगड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश किया, यहां उसे जेल भेजा गया। उधर जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के बरवाना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 14 दिसंबर को लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी राजेंद्र सिंह, संतोखी गुर्जर और रामवीर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ काडू गुर्जर को 26 दिसंबर को फक्कड़ को मोड़ सकरघटा से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया है और एसपी उपाध्याय ने बताया कि 16 दिसंबर को बरवाना निवासी जनक सिंह गुर्जर द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि 14 दिसंबर की शाम 6:30 पर आरोपी संतोखी और उसके बेटे रामवीर और राधेश्याम आदि एक राय होकर हाथों में लाठी डंडा और पत्थर लेकर पुरानी रंजिश को लेकर उनके परिवार के हरमन गुर्जर के साथ में बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। ये देखकर उसके पिता रतिराम ने बीच बचाव किया और रामवीर ने जान से मारने की नियत से उनके सिर पर पत्थर मार दिया। तो उसके बाद राधेश्याम ने लाठी और अन्य सभी व्यक्तियों ने गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से मारपीट की, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
उधर चूरू शहर के प्रजापति समाज की ओर से निःशुल्क दंत और उपचार शिविर का आयोजन ताल मैदान स्थित प्रजापति भवन में किया गया और साथ ही आपको बता दें कि जिसमें डॉक्टर पूजा बेदा दंत रोग जो है विशेषज्ञ बीडीएस, एमडीएस और एंडोडोनिस्ट आरके डेंटल क्लिनिक की ओर से अपनी सेवाएं दी गई हैं और शिविर का शुभारंभ प्रजापति समाज की कुलदेवी शियादे माता और महाराज प्रजापति दक्ष के चित्रों के आगे दीप प्रज्वलन कर जो है डॉक्टर वेदा को प्रस्तुत पत्र जो है देकर सम्मानित किया गया और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है इस शिविर में 115 मरीजों के दांतों की जांच कर दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया और इस दौरान संजय छापोला ने बताया कि यदि कोई बीमारी दांतों में लग जाती है तो तत्काल दंत रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें क्योंकि जरा सी लापरवाही दांतों के लिए खतरनाक हो सकती है और प्रजापति समाज का ये प्रयास काफी सराहनीय है। उधर जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहर रविवार सुबह कोहरे की चादर से लिपटे रहे और साथ ही आपको बता दें कि घना कोहरा के कारण जो है विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। साथ ही आपको बता दें कि नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर और गंगानगर, चूरू, टोंक, कोटा आदि शहरों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। दिन में हेडलाइट लगाकर जो है गाड़ियां चलानी पड़ी और दोपहर 12 बजे आसपास अच्छी धूप खिली। बता दें कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को खत्म हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में नए साल के आगमन तक जो है तेज सर्दी पड़ने और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही रविवार को राज्य के 28 जिलों में घने कोहरे पड़ने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। इन्हीं 28 में से 11 जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। खबर जयपुर से है जहां पर वीकेआई रोड नंबर 14 स्थित गत्ते और पानी की टंकी की 2 फैक्ट्रियों में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलने पर वीकेआई पुलिस और फायर अधिकारी दमकल के साथ में मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दोनों फैक्ट्री से जो है आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसको लेकर जो है सीएफओ ऑपरेटर गौतम लाल ने बताया कि सुबह 6:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम में आग लगने की जानकारी मिली। वीकेआई से जो है 5 फायर ब्रिगेड, बनी पार्क से 2 और बिंदायका से 2 और घाट गेट से जो है 3 ब्रिगेड जो है बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम को लोगों ने बताया कि आग लगने वाली दोनों फैक्ट्रियों में से एक में गत्ता और दूसरी फैक्ट्री में पानी की टंकी बनती है और इस दोनों फैक्ट्रियों के पास में थिनर का भी गोदाम है। अगर आग की लपटें उस तक पहुंच जाती तो बड़े इलाके में आग फैल सकती थी। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वेदों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वेदों की शिक्षाओं को सरल भाषा में बताया जाना आज की जरूरत है। देवनानी की कहना था कि हम कितने भी आधुनिक बन जाएं, वेदों की शिक्षाओं की आवश्यकता हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। देवनानी ने कहा कि वेद प्राचीनतम जो है ग्रंथ हैं, लेकिन ये आज भी सामायिक है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरल भाषा में वेदों को समझाना आवश्यक है। देवनानी ने विद्वानों से आह्वान किया कि ये वेदों का सरलीकरण से विमोचन और विवेचना करें ताकि लोगों को वेदों की अनुभूति हो सके और वे समझ सकें कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान वेदों में है। यात्रा के साथ संगीत में राम कथा का शुभारंभ किया गया और इस दौरान कलश यात्रा में महिलाओं की हुजूम देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सिर पर कलश लेकर चल रही थी और महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नजर आईं। साथ ही आपको बता दें कि आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और पुष्प वर्षा ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलश यात्रा शहर के राजवाला कुएं से मुख्य बाजार होती हुई कथा स्थल तक पहुंची, जहां मंगल आरती के साथ में कथा प्रारंभ हुई। श्री राम कथा का वाचन संत शंभु शरण लाटा द्वारा मारवाड़ी भाषा में किया गया। बता दें कि कथा 5 जनवरी तक रोजाना दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी और इस अवसर पर सेन समाज के अध्यक्ष धनराज भाटी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, विकास श्रीवाण और सहित जो है सामाजिक लोग जो है यहां पर मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।